नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम कंप्लीट कोर्स ऑन एनसीईआरटी जिसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट क्लास 6 का क्लास 7 का पढ़ रहे हैं। प्लीज सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। आज हम क्लास 7 की एनसीईआरटी जो भूगोल विषय है उसका जो यूनिट 2 है उसको पढ़ रहे हैं। हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई, इन सब चीजों के बारे में देखते हैं। देखो, हमारी पृथ्वी कैसी गतिशील रहेगी और ये गतिशील ग्रह रहेगा। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। गतिशील का मतलब ये होता है इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, ऐसे जो कि भूकंप वगैरह आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, ये गतिशीलता का ही एक पहचान हैगी। तो हमारी पृथ्वी कैसी गतिशील ग्रह रहेगी, इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। और इसमें अब आगे पढ़ेंगे तो क्या आंतरिक भाग में क्या होता है, किन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है। एक कॉमन ओवरव्यू इस टाइप का आएगा, इसमें डायग्राम से पता लगा सकते हैं। जैसे जिस भाग पर हम जो रहते हैं ना, उसको हम भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है, भूपर्पटी कहते हैं। फिर उससे अंदर जाएंगे पर मेंटल वाला पोर्शन मिलता है ये येलो कलर में, और फिर सबसे अंदर की तरफ जाते हैं, उसको आंतरिक क्रोड कहते हैं। ठीक है, इसमें जो जैसे कि मेंटल में अपन पढ़ेंगे, ये भूपर्पटी तो पूरा पोर्शन है ही। मेंटल में एक पोर्शन आता है जो कि एक कैसे लिसला सा पदार्थ होता है। ठीक है, ना ठोस ना द्रव, इस टाइप का होता है। तो वहाँ से ऊपर के जो पोर्शन होता है पर्पटी तक, उसको स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग, इसके बारे में देखते हैं। देखो, एक प्याज होती है। प्याज को अपन देखते हैं कि जैसे कि उसमें छिलके निकलते जाते हैं, अपन उसको जब उपाड़ते हैं तब। तो प्याज की तरह ही पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रीय परतों से मिलकर बनी होती है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि भूपर्पटी रहती है, फिर मेंटल होता है, फिर उसके बाद में आंतरिक क्रोड होता है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं अपन? भूपर्पटी या पर्पटी कहते हैं। और यह सबसे पतली परत होती है। जो भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। और सबसे पतली परत होती है। और जैसे कि यह महाद्वीप संगति में, महाद्वीप जहाँ पर होते हैं, जैसे कि हम जो रह रहे होते हैं स्थल, तो वहाँ पे 35 किलोमीटर होती है, और समुद्री सतह पर एक केवल 5 किलोमीटर तक मोटी होती है। देखो, अभी अपन ने क्या पढ़ा कि जो पृथ्वी जो रहती है वो कई प्रकार की परतों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि प्याज रहती है ना, प्याज में बहुत सारी परतें होती हैं। तो उसमें सबसे पहली परत जो मिलती है अपन को, भूपर्पटी मिलती है। और सबसे पतली परत होती है, जिसकी महाद्वीप सम्मति में जो मोटाई रहती है इसकी 35 किलोमीटर रहती है, जबकि जो 5 किलोमीटर जो होती है महासागर में होती है। फिर यही देखते हैं कि जो महाद्वीप संगति मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है, इसलिए इसको सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सियार, सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। सिलिका Si4, सिलिकॉन Al4, एल्यूमिनियम कहा जाता है। और महासागर की जो पर्पटी है मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। ठीक है, इसमें सीमे कहते हैं इसको। देखो, अपन ने दो चीज़ पढ़ी। क्या क्या पढ़ा कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग होता है कैसे होता है, बहुत सारी जो प्याज की तरह परतों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी की परत है उसको भूपर्पटी कहते हैं, और सबसे पतली होती है। ठीक है, महाद्वीप पे जो महाद्वीप होते हैं वहाँ पर इसकी 35 किलोमीटर मोटाई होती है, और महासागर में 5 किलोमीटर होती है। ठीक है, और जो महाद्वीप संगति होती है यहाँ पर किससे मिलकर होती है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है। जो महासागरों में सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है। ठीक है, यहाँ तक अपन ने चीज़ देखा। देखो, ये जो महाद्वीप संगति होगी है ना, महाद्वीपीय पर्वटी हो जाती है। यहाँ पे महासागरीय पर्वटी होती है। तो महाद्वीपों पे कितनी पहाड़ वगैरह, पर्वत पठार सब होते हैं ना, इसलिए 35 किलोमीटर तक रहती है। और यहाँ पर कितनी 5 किलोमीटर तक रहती है महासागरों में। यहाँ पे सिलिकॉन एल्यूमिनियम से बनी होती है, सियाल से। यहाँ पे सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है। तो पर्वटी के ठीक नीचे, जैसे ही भूपर्पटी खत्म होती है, उसके नीचे कौन सी होती है? मेंटल मिलता है अपन को। येलो कलर का जो दिख रहा है ना, मेंटल मिलता है। तो एक ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। कितना? 2900 किलोमीटर की। और इसकी सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? क्रूड होती है। 3 परत अपने देखा था। सबसे पहले भूपर्पटी होती है, मेंटल होती है, और आंतरिक क्रूड होती है। तो जो पर्पटी सबसे पतली होती है, फिर जो मेंटल होता है 2900 किलोमीटर का होता है, उसके बाद में आंतरिक क्रूड आती है। अब आगे देखते हैं। जो आंतरिक क्रूड जिसकी त्रिज्या लगभग कितनी होती है? 3500 किलोमीटर होती है। यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे से मिल के बनी होती है। इसको नीफे कहते हैं अपन। देखो, निकिल Ni होता है, और जो लोहा होता है फेरस Fu बोलते हैं इसको। तो केंद्रीय क्रोड का तापमान और दाब काफ़ी
और निकिल और जो लोहा है क्या क्या होता है, एक टाइप से धातु होती हैं। धातु होने के कारण क्या होता है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो किस रूम में बन जाएगी, मतलब पिघल जाएंगी ना। तो केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी ज़्यादा होता है इसके कारण। ठीक है, यहाँ पर एक आप जानते हैं दिया हुआ है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% भाग ही परपटी में आएगा। कितना? 1% भाग आयतन का। और 84% मेंटल में और 15% कहाँ मिलता है? क्रोड में मिलता है। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी? 6371 होती है। हालांकि ये जब अपना जो विषुवत रेखा होती है वहाँ पे अलग इसकी मोटाई होती है, और जब अपन कहाँ पहुँचते हैं, ध्रुव पहुँचते हैं, तब इसकी बदल जाती है, तो है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पृथ्वी आयतन का केवल 1% हिस्सा ही भूपर्पटी मिलता है, और 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा इसका क्रोड पर मिलता है। अब आते हैं अपन सेल एवं खनिजों पे। यहाँ पे 2-3 शब्द दिए हुए हैं, इसको देख लेते हैं अपन शब्दों की उत्पत्ति। जैसे कि इग्नियस। इग्नियस का मतलब क्या होता है? लैटिन शब्द होता है इग्निस, जिसका अर्थ होता है अग्नि। सेडिमेंट्री, जिसका सेडिमेंट से शब्द मिलेगा, जिसका मतलब होता है स्तर। एक है मेटामॉर्फिक, इसका मतलब कहते हैं ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है रूप का परिवर्तन। देखो, इग्निस का मतलब अग्नि होता है, सेडिमेंट्री का मतलब स्तर होता है, और मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है? रूप का परिवर्तन होता है। ठीक है, तो सेल और खनिजों के बारे में अपन देखते हैं यहाँ पे। देखो, भूपर्पटी, जो पृथ्वी की भूपर्पटी अनेक प्रकार के सेलों से मिलकर बनी होती है। जैसे अपन देखा था भाई, जो पर्पटी होती है, सबसे ऊपर की परत होती है, वो सबसे पतली होती है। ठीक है, महाद्वीपों पर 3500 किलोमीटर की क्या होती है, इसकी मोटाई होती है, 35 किलोमीटर मोटाई होती है, और वहाँ पे 5 किलोमीटर तक होती है। और जो महाद्वीप होता है वहाँ पे इसको सिलिकॉन एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है, और जो महासागरों पर होती है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर अपन देख रहे हैं। और जो मेंटल होता है वो किससे मिला? सिलिकॉन एंड फेरस, निकल एंड फेरस से मिलकर बना होता है। अब आते हैं फिर सेल एंड खनिज पे। देखो, भूपर्पटी होती है पृथ्वी की अनेक प्रकार सेलों से मिलकर बनी होती है, और पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले जो खनिज पदार्थ होते हैं वो किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। देखो क्या बोला, सेल की परिभाषा क्या है यहाँ पे कि पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ कि किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेलों के विभिन्न रंग हो सकते हैं, आकार हो सकता है, गठन हो सकता है। ठीक है, मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि अपन आग्नेय सेल को देखते हैं, और अवसादी सेल को देखते हैं, और कायांतरित सेल को। 3 प्रकार के सेल मुख्य रूप। देखो दोबारा से देखते हैं। पृथ्वी की पर्पटी अनेक प्रकार सेलों से मिलकर बनी होती है, और पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ कि किसी भी प्राकृतिक पिंड को, है ना, जो पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ होते हैं उसकी प्राकृतिक पिंड को अपन सेल कह रहे हैं। सेल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय सेल, और क्या बोलते हैं, अवसादी सेल, और कायांतरित सेल। ठीक है, जब द्रवित मैग्मा होता है ना, ठंडा होकर जब ठोस हो जाता है, ठीक है, जब ऐसे पृथ्वी होती है, पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी होती हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो धातुएं वगैरह होती हैं, खनिज वगैरह होते हैं, जब पृथ्वी के अंदर पिघले रूप में होते हैं तो उसको मैग्मा कहते हैं। जब वो ठंडा होकर के बाहर आ जाते हैं पृथ्वी को तो उसको लावा कहते हैं। ठीक है, तो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तो इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? आग्नेय सेल कहते हैं। क्या बोला कि जो मैग्मा होता है ठंडा होकर ठोस हो जाता है उसको आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं, एक अंतर्विधि सेल, एक बहिर्विधि। एक अंतर्विधि सेल क्या होती है? जो कि पृथ्वी के अंदर ही मतलब वो बन जाती है, और जब बाहर जो निकल जाती है उसको बहिर्विधि सेल कहते हैं। ठीक है, तो क्या आप ज्वालामुखी से निकले वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? अभी लावा बोला ना, देखो जो मैग्मा होता है जब पृथ्वी के अंदर होता है तो मैग्मा कहते हैं, जब वही चीज़ बाहर आ जाती है पृथ्वी के जब बाहर आ जाती है उसको लावा कहते हैं। तो वास्तव में आग की तरह ही लाल द्रवित मैग्मा ही लावा आएगा। ठीक है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल के सतह पर आ जाता है। अभी अपन बोल ही रहे हैं इस चीज़ को कि जो लाल द्रवित मैग्मा है जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल बाहर आ जाता है सतह पर तो उसको लावा कहते हैं। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो तेज़ी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। ठीक है, तो बाहर तो हवा वगैरह के संपर्क, वातावरण के संपर्क में आता है वायुमंडल के, तो ठंडा जल्दी होने लगता है। तो पृथ्वी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्विधि सेल कहते हैं। अभी अपन बता ही रहे ये जो मैग्मा जब बाहर सतह पर आ जाता है तो वहाँ पर जो चट्टान का निर्माण करता है उसको बहिर्विधि अग्नि सेल कहते हैं। जब अंदर ही वो निर्माण कर लेता है उसको अंतर्विधि अग्नि सेल कहते हैं। तो इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। ठीक है, जैसे कि अपन उदाहरण के लिए बोलते हैं बेसाल्ट सेल। जो बेसाल्ट चट्टान होती हैं बहिर्विधि आग्नेय सेलों का ही उदाहरण मिलता है। बेसाल्ट चट्टानों में कौन सा है? दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों से ही मिलकर बना होता है। द्रवित मैग्मा कभी कभी क्या होता है भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। जो द्रवित मैग्मा है क्या
जो मतलब इतना प्रेशर नहीं होता है कि वो पृथ्वी के बाहर आ पाए, भूपर्पटी पर की सतह पर आ पाए, वो अंदर ही ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार की बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। और ग्रेनाइट ऐसे ही सेलों का उदाहरण देखो, अभी क्या देखा, जो बाहिर्वेदी सेल होते हैं आग्नेय सेल, उनका उदाहरण क्या होता है, बेसाल्ट होता है, दक्कन के जो पठार होते हैं, है ना, बेसाल्ट सेलों के उदाहरण आ गए। और जो अंदर ही मतलब अंतर्वेदी, जो अंदर ही क्या कहते हैं ठंडा हो जाता है, जब मैग्मा होता है अंदर ही ठंडा हो जाता है भूपर्पटी के अंदर, तो उसको अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे ठंडा होने से कारण क्या है, तो ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। जो बाहर होता है, बाहर छोटे छोटे दाने होते हैं उसके, है ना। तो ग्रेनाइट ऐसे ही सेलों का उदाहरण होता है। लेई मसालों दानों का चूड़ बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वो ग्रेनाइट के बने होते हैं। जैसे घरों में टाइल्स वगैरह जो बनाई जाती है वो इन्हीं सी बन की बनी होती है ना। जब सेल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, जो सेल होती है, जो चट्टान होती है, जो लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, इन छोटे कणों को क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं अपन। और अवसाद क्या होता है, हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा हो जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। तो इस प्रकार की सेलों को क्या कहते हैं, अवसादी सेल कहते हैं। देखो क्या पड़ा, जो सेल होते हैं ना, कौन से आग्नेय सेल हो गए अपन बात कर लेते हैं, चटक कर एक दूसरे टकरा कर छोटे टुकड़ों में और टूट जाते हैं। और इन छोटे कणों को क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं, कचरा वगैरह होता है। ठीक है, तो ये अवसाद हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुंच चले जाते हैं और जमा हो जाते हैं। जब ये अदृढ़ अवसाद दबकर और कठोर होकर के इस सेल का दोबारा से सेल का निर्माण कर लेते हैं, तो इस प्रकार सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। जैसे कि बलुआ पत्थर हो गया, रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधे हो गए, जानवर हो गए, अन्य सूक्ष्म जीवाणु हो गए, जो कभी इन सेलों पर रहे हैं, तो इन जीवाश्म भी कहते हैं इसको। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायंत्रित सेलों में परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे कि चिकनी मिट्टी सिलेट में परिवर्तित हो जाती है, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर, इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थर होते हैं ना, उनसे खेलों में कर सकते, जैसे कि 7 पत्थर है ना, चिबिड्डी, 5 पत्थर, गिट्टी वगैरह होते हैं ना, तो इन सब के बारे में अपन को पता ही होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, सेल चक्र कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के जब ठोस आग्नेय सेल बन जाता है और ये आग्नेय सेल छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित अवसादी सेलों का निर्माण कर लेते हैं। जब ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय अवसादी सेल होते हैं कायंत्रित सेलों में बदल जाते हैं। तो अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायंत्रित सेलें पुनः पिघल करके एक द्रवित मैग्मा बन जाती है और यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर के आग्नेय सेलों में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो अपन ने पढ़ा है चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि क्या हो, अपन स्टार्टिंग करते हैं आग्नेय सेलों से। आग्नेय सेल जो पृथ्वी के अंदर होती है, एक द्रवित मैग्मा होता है, तो पिघल कर क्या या तो अंदर ही वो ठोस हो जाता है या फिर सतह पर आ जाता है। ठीक है, मैग्मा तो आग्नेय सेल बन जाता है। जब ये आग्नेय सेल होती है, ये टूट कर घिस करके छोटे टुकड़ों में बदल जाती है, तो उसको अवसादी सेल कहते हैं, है ना, अवसादों के रूप में बदल जाती है। जब इन्हीं पे अत्यधिक ताप और दाब पड़ता है तो ये क्या कायंत्रित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। जब एक कायंत्रित सेल दोबारा से पिघल करके द्रव मैग्मा बन जाती है, फिर द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के इसमें बदल जाता है आग्नेय सेलों में। तो इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, अपन सेल चक्र कहते हैं। देखो, ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से मिलकर बना होता है, लाल किला है लाल बलुआ पत्थर से मिलकर बना होता है। ठीक है, सेल विभिन्न खनिजों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, ये पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। देखो, सेल क्या है, विभिन्न खनिजों से मिलकर बने होते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है, निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कि अपन कोयला के बारे में बात कर लेते हैं, प्राकृतिक गैस के बारे में, पेट्रोलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। खनिज एक टाइप से
इनका उपयोग उद्योगों में, औषधि और उर्वरक में भी होता है, जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम और यूरेनियम इत्यादि। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि पृथ्वी की 3 परतें कौन कौन सी होती हैं। अपन ने देखा था कि परपटी होती है, भूपरपटी, ठीक है, उसके बाद मेंटल होता है, उसके बाद कोर आंतरिक रोध होती है। सेल क्या होता है, अभी अपन ने देखा था कि जो पृथ्वी के अंदर जो प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले जो खनिज वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको अपन सेल कहते हैं, है ना, चट्टानें वगैरह होती हैं। 3 प्रकार की सेलों के नाम लिखिए। 3 प्रकार की सेल अपन देख रहे हैं, आग्नेय सेल हो गई, फिर अवसादी सेल होते हैं, फिर काय अंतरिक्ष सेल होती हैं। बहिर्वेदी और अंतर्वेदी सेलों का निर्माण कैसे होता है, जब मैग्मा होता है वो अंदर ही पिघल जाता है, फिर उसके बाद में जब वो फूटता है तो अंदर ही पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है और ठोस का रूप ले लेता है, उसको अंतर्वेदी सेल कहते हैं। ठीक है, और जब वो मैग्मा बाहर सतह पर आ जाता है और ठंडा हो जाता है, उसको बहिर्वेदी सेल कहते हैं। ये छोटे छोटे दानों के रूप में होते हैं बहिर्वेदी, और अंतर्वेदी बड़े बड़े दानों के रूप में होते हैं। सेल चक्र से आप क्या, जब ये जो सेल होती हैं, जैसे आग्नेय सेल अवसादी सेल में बदल जाती है, अवसादी सेल किसमें, कायंत्रित सेल में बदल जाती है ना, फिर कायंत्रित सेल द्वारा से पिघल करके आग्नेय अवसादी सेल में बदल जाती है, तो उनको सेल चक्र कहते हैं। ठीक है, सेलों का उपयोग कई प्रकार से अपन कर सकते हैं, है ना भाई, मकान बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है, सड़क बनाने के लिए। इस प्रकार से ये चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।